नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास आप लोग को थोड़ा देर से मिल रही होगी, 11 बजे के बजाय। मुझे लगता है ये क्लास जब मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ अभी एक्चुअली मैं बाहर था, जस्ट आया हूँ, तो 12:15 हो रहा है जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 11 बजे से बनता है ये क्लास आपको मिल जाती है। 40 मिनट के करीब में क्लास रहेगी, यानी मैं मान के चलूँ लगभग 1:30 से 2 बजे करीब में आपको क्लास मिलेगी। बट क्लास मिल जाए, मेरा उद्देश्य था कि इस वीक बस 2 ही बंक रहे, ठीक है। और उसमें से एक तो मैं संडे को मैनेज करूंगा, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में भी एक जो बंक छूटा है उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, वीडियो को आप लोग देख के कमेंट क्या करिए भाई। 2-4 लोग वीडियो देख ले रहे हैं, कमेंट 5-10 रह रहा है। एटलीस्ट बताइए कि इनमें से कितने को कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, किस क्वेश्चन का नेचर आपको बहुत अच्छा लगा। ये 10 मिनट में ऐसा नहीं भाई कि ये कोई चैट जीपीटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सेम टॉपिक को चैट जीपीटी को भेज लो एक फैक्ट देके, ठीक है, और देख लो क्या क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। आप क्वेश्चन के नीचे आपको लगेगा ना मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का, समझे मेरी बात। बट मैं क्वेश्चन को ही क्या करता हूं, इतना लेंदी बना देता हूं कि जितने भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट रहे ना वो क्वेश्चन में शामिल हो जाए, ताकि जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन जो पार्ट हमारा ना पड़े। ट्रेडिशनल टॉपिक्स मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं, क्योंकि 40 मिनट मुझे क्लास एंड भी करनी होती है, तो मैं छोड़ दूं। आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं, ध्यान देना। आज के जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं तो ध्यान देना। वो क्वेश्चन था कि फरवरी, अब देखो मैंने ऐसे कोई टाइम मैं फिक्स नहीं करता हूं। पिछले 8 महीने में जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको लेके आ रहा हूं। मतलब मैं अक्टूबर के बाद के करंट अफेयर या सितंबर के करंट अफेयर जो अच्छे हैं उनको सेलेक्ट करता हूं, सितंबर से लेके अभी तक के, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपकी फरवरी का करंट अफेयर है, बट वो कितना प्यारा सा करंट अफेयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में हरिद्वार में विश्व के सबसे बड़े, हमेशा ऐसे फैक्ट्स को आप टारगेट करो। विश्व का सबसे बड़ा क्या हुआ है, पारखा यानी मरकरी के शिवलिंग की स्थापना की गई। इस पारे के शिवलिंग का वजन क्या, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो एक पार्ट तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई विश्व के सबसे बड़े जो पारे का यानी मरकरी बेस्ड जो शिवलिंग की स्थापना किया गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मरकरी शिवलिंग जो है वो कहां स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया हरिद्वार में। तो कहां स्थापित किया गया ये क्वेश्चन में मिल गया, पार्ट एक क्या है क्वेश्चन में आ गया। कल का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई इतने किलोग्राम का जो पारे का हम लोग कह सकते हैं कि शिवलिंग है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया। आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अच्छा चलिए भैया आगे आइए, ये क्वेश्चन को देखिए। अब क्या था कि फरवरी की ये भी घटना है, राष्ट्रपति भवन में एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, ठीक है, और जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे हम लोग कह सकते हैं, या स्वतंत्र भारत के हम लोग कह सकते हैं कि पहले गवर्नर, ठीक है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, पहले गवर्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर, ठीक है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली था, ध्यान देना किसका, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर मैंने सी राजगोपालाचारी के बारे में पूरा ऑप्शन, मुझे पता है कि सी राजगोपालाचारी है, क्योंकि जो लास्ट लाइन है वो सिंपल जुट गई है, आप लोग वो टिक करते थे। बट सी राजगोपालाचारी के बारे में बहुत ऐसे फैक्ट है ना जो प्रीलिम्स देती है, उनको समझना जरूरी है। हम इसके बारे में नेक्स्ट जाए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला आपके टाइगर कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन है, टाइगर कॉरिडोर के इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके वजह से कोपरा जलाशय के ऊपर क्वेश्चन, हमको पता है ये रामसर साइट्स बना था, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट्स था, इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया, ठीक है। हम इसी में क्या रामसर साइट्स को देख लेंगे। यहाँ पे एक बहुत महान विभूति जिनकी प्रतिमा यूनेस्को के मुख्यालय में लगाई गई, ठीक है, पेरिस में लगाई गई, तो समझना पेरिस के मुख्यालय में यूनेस्को के। अब इन क्वेश्चंस को देखो, आईनी एयरबेस, भारत ने वहां से अपने आप को शिफ्ट किया, मतलब वहां से हटा लिया खुद को, तो आईनी एयरबेस का संबंध कहां से है, जिस देश से उसकी कैपिटल क्या है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमने पहली बार 2025 में आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कब हमने मनाने का निर्णय लिया। ऐसे क्वेश्चंस आप देखो पीआई की पलट के खूब आए। अभी एनसीबीसी का अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन बना, हम यहाँ पे एनसीबीसी भी ट्रेडिशनली टॉपिक टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्या है कि एक सीमा है, एनसीबीसी भी हम लोग ट्रेडिशनल देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, अब 1-2 दिन, जैसे मान लो आज ट्रेडिशनल टॉपिक बहुत ज्यादा दिख गए मुझे, ठीक है, उतने ट्रेडिशनल टॉपिक एक दिन में नहीं समाप्त पाएंगे, मतलब 2-2, 3-3 टॉपिक ही समाप्त करेंगे, क्योंकि ताकि हमारा 35 मिनट में क्लास खत्म हो जाए। अब इसके बाद से मैं जो 2-3 दिन करेंट के टॉपिक उठाऊंगा वो मैक्सिमम मैथ्स दी कॉलम के उठाऊंगा, मैक्सिमम मैथ्स दी कॉलम के, ताकि हम लोग 10 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन देख लें, मतलब 10 क्वेश्चन में कम से कम 40 फैक्ट्स हम लोग तैयार कर लें, ठीक है। मैथ्स दी कॉलम में जाऊंगा तो, ठीक है, सुमेलित है सुमेलित नहीं है टाइप का। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है फिर इनका जो छोड़ रहा हूं, इनको ट्रेडिशनल नॉलेज वहां पे करवा दूंगा,
ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ मतलब जैसे कल के भी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बट हमने कल क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला पोर्शन को अच्छे से समाप्त कर लिया। उससे क्या हुआ, मैं कंफर्म हूं, हो सकता है वहां से करंट का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख के लो पेपर में आएगा। ठीक है, आज भी मैं कंफर्म हूं कि जितना ट्रेडिशनल टॉपिक करा दिया तो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में कंफर्म है। मेरी बात समझिए। तो थोड़ा मैं चूंकि कराता ही हूं केवल यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, मतलब यूपीपीएससी जो भी एग्जाम करा रही है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीआरओ हो, तो आपको फोकस रहना भी पड़ेगा। मैं चूंकि मेरा काम ही वही है तो मैं कराता भी वही हूं, ठीक है ना। अब देखो, आज मैं आपको यहाँ पे शैव धर्म के बारे में, हम लोग आपको पता है जब 600 बीसी के बाद से रिलीजियस मूवमेंट होता है, तो बौद्धिज्म जैनिज्म के बाद से आपका वैष्णविज्म और शैविज्म का दौर आता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, शिवलिंग की स्थापना हुई, तो हम यहाँ पे शैव संप्रदाय के बारे में इजिली खत्म कर सकते हैं। सी राजगोपालाचारी को देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, रामसर साइट्स देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को देख सकते हैं, ठीक है, एनसीबीसी को देख सकते हैं। तो अब सबसे इतने ट्रेडिशनल टॉपिक्स, हम केवल इन्हीं टॉपिक्स को अगर लिख के करा दें तो आधे घंटे का तो यही क्लास है मेरा। मतलब अगर ट्रेडिशनल टॉपिक करा दें तो मैं यही कह रहा हूं, आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो बट आधे घंटे का टाइम निकालो और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे यार कि जो मैं 2.5 घंटे, मतलब ईमानदारी से बताओ ना, मुझे ये पूरी चीजें तैयार करने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो मैं आपके लिए 2.5 घंटे काम कर रहा हूं, तो इतना तो कर दो यार कि वीडियो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ सुझाव है तो बता दो, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग इन्वॉल्व हो। ठीक है, 6 मिनट का टाइम लग गया, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन के आंसर को तलाशते हैं, ठीक है, और फिर एक एक चीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बीच बीच में मैं अपना फोटो हटा दूंगा, क्योंकि मुझे जब लिखना है तो सफेद पट्टी पे लिखूंगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहता है तो आधा चीजें ढक जाएगा, ठीक है ना। जैसे सावधान थोड़ा सा नीचे लेता हूँ स्लाइड करके, ठीक है। अब देखो, पहली चीज का आंसर हम लोग सीधा पहले आंसर्स को याद करें। तो भाई ये कितने किलोग्राम का था, तो 5210 किलोग्राम का, 5210 किलोग्राम का। अभी कल जो आपको क्लास कराया हूं, जो आज करा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों घटनासार से क्वेश्चन उठाए मैं, दोनों घटनासार, मतलब मैं दोनों बुक्स को लेके चल रहा हूं इसलिए बैलेंस पर पे, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं समाप्त कर सके। ठीक है, आप इन 10-10 फैक्ट्स की कीमत एग्जाम के समय पूछोगे। तो 5210 किलोग्राम का ये आपके पारे का हम लोग कह सकते हैं, ये आपके पारे के जगह जो शिवलिंग था, ये उसका वजन था, पारे की शिवलिंग का वजन था। स्थापित किया गया था हैदराबाद में, स्थापित किया गया था हैदराबाद में। अब हम लोग क्या कहते हैं, शैव धर्म के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इनके संप्रदाय वगैरह को अच्छे से देख लेंगे, इनके संप्रदाय वगैरह को अच्छे देख लेंगे। अब हम लोग जो शैव धर्म की बात करते हैं, तो बेसिकली देखो, एक चर्चा क्या मिलती है कि अशोक भी शैव धर्म का फॉलोवर था। आप जानना, कहा था बौद्धिज्म ज्वाइन करने के पहले अशोक भी क्या था, शैव धर्म का फॉलोवर था, शैव धर्म का फॉलोवर था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने दिमाग में क्लियर रखेगा। अब देखिए, जब हम लोग शैव धर्म के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एक संप्रदाय आता है, मतलब इसके अंदर भी संप्रदाय आता है। एक आता है पाशुपत संप्रदाय, जानना, एक आता है आपका पाशुपत संप्रदाय। ठीक, पाशुपत संप्रदाय के बाद से एक तो शैव संप्रदाय बहुत सिंपल संप्रदाय है, ठीक है, अब उसका पाशुपत जाएंगे हम लोग। पाशुपत के बाद से अगला इंपॉर्टेंट जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है वो कपालिक के ऊपर आता है। तो हम लोग कपालिक संप्रदाय के बारे में देखेंगे, कपालिक के ऊपर आता है, कपालिक संप्रदाय देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिंगायत संप्रदाय देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिंगायत संप्रदाय देखेंगे, लिंगायत संप्रदाय को देखेंगे। लिंगायत संप्रदाय के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कश्मीर का शैव संप्रदाय है उसको देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीर शैव संप्रदाय के बारे में देखेंगे, कश्मीर शैव संप्रदाय के बारे में देखेंगे, ध्यान, कश्मीर शैव के बारे में देखेंगे। ठीक, तो हमको क्या देखना है, इसमें हम लोग पाशुपत संप्रदाय के बारे में देखना है, कपालिक के बारे में देखना है, लिंगायत के बारे में देखना है, कश्मीरी शैव के बारे में देखना है। और मैंने आपको, जो अगर आप लोग क्रैश कोर्स की क्लास में होंगे, क्रैश कोर्स में कहूंगा मेरे भाई आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर यूपीपीसीएस आरओ बीईओ कुछ भी देना हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लो। हमने आपको बताया था, क्रैश कोर्स में बताया कि शैव धर्म का, शैविज्म का जो एक्चुअली प्रसार हुआ साउथ इंडिया में, उसका प्रसार किसने किया, उसका प्रसार नैनारों ने किया। किसने किया, नैनारों ने किया। नैनार, देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है अलवार, एक कॉन्सेप्ट क्या है, अलवार संत, और एक कॉन्सेप्ट है नैनार संत। तो देखो, नयन वर्ड किसके में, नयन वर्ड किसके नाम में होता है, तो नयन वर्ड होता है बेसिकली 3 नयन किसके पास है, तो 3 आंख किसके पास है, भगवान शंकर के पास। तो नैनार किसके हो गए, नैनार हो गए आपके भगवान शिव के हो गए। और नैनार संतों की संख्या कितनी थी मेरे भाई, तो नैनार संतों की संख्या आपके 63 थे। 63 हमारे पास कौन थे, नैनार संत हुआ करते थे। नैनार, या इसको कितनी बार आडियार संत भी बोलते थे, नैनार या आडियार संत, ये दिमाग में रखना। आडियार भी कितनी बार पेपर में आ सकता है, आडियार संतों की संख्या, आडियार। अब क्या होता है, कुछ प्रमुख आडियार या नैनार संतों की संख्या नाम आता है, ये मैंने आपको याद करो, जो
रिवीजन कोर्स में नोट्स दियो ना, वहां इनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम बस वहीं फोकस करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों मेरे भाई अपने चरम पे हम लोग चल रहे हैं, तो कोशिश करके जितनी जल्दी हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारे लिए क्या है कि पाशुपत संप्रदाय क्या है, शैविज्म का सबसे प्राचीन मत है, जानना, सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन जो मत है वो आपका पाशुपत संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलिस माने जाते हैं। कितनी बार इनका नाम नकुलिस मिलता है, तो लकुलिस है, इतना फेमस नाम इनका लकुलिस ही है। लकुलिस क्या है, इस संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो संस्थापक हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, बस ऐसे सन लिख के जरूर लिखते हैं, संस्थापक, फाउंडर इसके कौन है, तो भाई लकुलिस है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एक फैक्ट आपको आता है कि देवी अंबिका के बारे में, कि एक वाजसनेयी संहिता है, ध्यान देना, एक फैक्ट आप लोग दिमाग में रखना, एक है वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता, ठीक है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता में पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। वाजसनेयी संहिता कहती है देवी अंबा के बारे में चर्चा करती है। ये क्या करती है, देवी अंबा नहीं, अंबिका के बारे में, देवी अंबिका के बारे में चर्चा करती है। और देवी अंबिका को क्या कहती है, देवी अंबिका को रुद्र की भगिनी, यानी रुद्र की बहन, रुद्र किसका कॉन्सेप्ट है, तो भगवान शिव का, रुद्र की भगिनी कहा गया है। इनमें क्या है, रुद्र की भगिनी कहा गया है, भगिनी कहा गया है, ये हम अपने दिमाग में लोग रखेंगे, रुद्र की भगिनी कहा गया है वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में रुद्र की भगिनी कहा गया है। ये फैक्ट हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। और महादेव के शिवरूप का सर्वप्रथम चर्चा कहां मिलता है, तो आपका श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। महादेव के शिव रूप का उल्लेख कहां मिलता है, हम लोग यहां पे लिख दे, ये भी फैक्ट, शिव रूप का उल्लेख, महादेव के शिव रूप का उल्लेख कहां मिलता है, तो पहली बार वो आपको श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ध्यान, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने दिमाग में आप लोग रखिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग पाशुपत को हम लोग देख रहे हैं, पाशुपत के बारे में बस इतने चीजें अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। कभी आपको पेपर में आए कि लकुलिस का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक लोकेशन है कायावरोहन, कायावरोहन एक लोकेशन है, कायावरोहन, ठीक है, कायावरोहन एक लोकेशन है गुजरात में, ठीक है, कायावरोहन, ठीक है। ये हालांकि पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान देना, बट मैं लिख दे रहा हूं, गुजरात में कायावरोहन, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आपको बेसिकली संस्थापक ये पेपर में आएगा क्वेश्चन। हम कपालिकों के बारे में जाएं तो कपालिकों के जो इष्ट देव थे, कपालिकों के इष्ट देव आपके भैरव हुआ करते थे। कौन, भैरव। भैरव क्या थे, भैरव इष्ट देव थे, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, भैरव कपालिकों के क्या थे, इष्ट देव थे। हमको कपालिक के बारे में ये फैक्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना है। और ये जो कपालिकों का तरीका था, मतलब भगवान शिव को खुश करने का तरीका था, या जीवन जीने का जो उनका तरीका था, वो, ठीक है, वो बहुत अलग था, मतलब बहुत भयानक टाइप का था। जैसे फॉर एग्जांपल कपालिक क्या करते थे, बेसिकली जानना कि इसमें भैरव को सुरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। जानना, भैरव को, मतलब भैरव क्या थे, इष्टदेव थे कपालिकों के, तो भैरव को क्या करते थे, यानी अपने इष्टदेव को ये क्या करते थे, सुरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, सुरा और नरबली का, नरबली देते थे, नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे, ठीक है, ध्यान देना, नैवेद्य चढ़ाते थे ये, ठीक है, ध्यान देना। और कपालिकों का जो ये तरीका था ना, कपालिकों का ये जो तरीका था, जब शैविज्म का कश्मीर में प्रचार होता है, जब शैविज्म का देखोगे कश्मीर में प्रचार होता है, ठीक है, तो इन्होंने इसे क्या हुआ, इसे घृणित कार्य बताया, ठीक है, इसे घृणित कार्य बताया। इस घृणित कार्य की, कपालिकों के इस घृणित कार्य की निंदा, यहाँ पे लिख देता हूं, कपालिक के इस घृणित कार्य की जो कश्मीरी जो था उसमें निंदा की गई, कि निंदा की गई है, ये इंपॉर्टेंट ना, निंदा की गई, निंदा की गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने दिमाग में रखिएगा। हम थोड़ा सा श्री राजगोपालाचारी का नाम क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं, यहां रख देते हैं, ठीक है, ध्यान, निंदा की गई। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि जो कश्मीर में शैविज्म का प्रचार हुआ वो किसने किया, तो वसुगुप्त ने। पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि कश्मीरी शैविज्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया, इसके संस्थापक कौन थे, तो वसुगुप्त थे, जानना, वसुगुप्त थे, वसुगुप्त थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानना। तो मैंने कपालिक यहाँ पे देखा, इष्टदेव कौन थे, भैरव थे। ये तरीका क्या था कि ये अपने इष्टदेव को सुरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे। और
कश्मीरी सेवक का चूंकि उनसे संबंध था तो मैंने तुरंत आपको क्या किया, कश्मीरी सेवक बता दिया। अब हम लोग लिंगायत संप्रदाय देखेंगे तो जब साउथ इंडिया में, जब साउथ इंडिया में, ठीक है, इसका प्रसार होगा बेसिकली कर्नाटका में यहाँ पे जो आपका लिंगायत संप्रदाय था ये बड़ा फेमस संप्रदाय। आप कर्नाटक इलेक्शन में भी अब लिंगायतों की भूमिका देख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमने बोला कि भाई लिंगायत संप्रदाय आपको कहां बेसिकली देखने को मिलेगा, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में जब इसका विस्तार होता है तब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शैव धर्म के जो दक्षिण भारत के उपासक हैं उनको लिंगायत कहा जाता था। शैव धर्म के जो दक्षिण भारत के आपके हम लोग कह सकते हैं कि जो इसके फॉलोअर हैं उनको लिंगायत कहा जाता था। और एक और नाम था, उनका और नाम था जंगम, या लिख दो, या उनको जंगम कहा जाता था, या उनको क्या कहा जाता था, जंगम कहा जाता था। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने क्या किया आपको बेसिकली शैविज्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में बताया, 15 मिनट लग गए, ध्यान देना, ये समझ गए इतने सारे फैक्ट्स। और ये पेपर में क्वेश्चन मेरे भाई बन के आते हैं। इसको एक तो मैं आपको इसको दे ही दूंगा, ठीक है। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मेन टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दे रहा हूँ, बट इसको सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कल 8वीं क्लास की अपनी नोट्स मेन टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा उनको पहले दे देने का पीछे का रीजन ये रहता है कि उनसे भाई वादा किए हैं तो नाराज हो जाते हैं कि मतलब हमको पहले नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं भेज दूंगा आपको मेन टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। अभी आपको बताऊं यूपी पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज है पीसीएस अभ्यास का, वो 999 की जगह अभी आपको वो 699 का मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो वहां पे बातचीत कर लो, एटलीस्ट क्या है, क्रैश कोर्स या टेस्ट के लिए आप टीम को मैसेज कर दो, वो आपको रिप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमने दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिखाया था, ये क्या हुआ, सी और डी ऑप्शन कहां गया, ये होती है तकनीकी, क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ? अच्छा ओके, थोड़ा देखें क्या हुआ भाई, आ गया, मैं तो कहा कुछ तो नौटंकी होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, द्रौपदी मुर्मू जिससे रिलेटेड मैंने 2 फैक्ट्स लिखे, एक तो बहुत सिंपल सा फैक्ट्स है, सीधा आंसर मिलेगा, एक में थोड़ा हम लोग चाहेंगे कि काम कर लें। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में क्या किया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण करती हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाती हैं, ठीक है। उस स्वतंत्रता सेनानी का पहले तो हम लोग आंसर सीधा नाम याद कर लें, सी राजगोपालाचारी। अब बताओ क्या ये फैक्ट आपको पता था, क्या ये फैक्ट पता था सी राजगोपालाचारी वाला? अब देखो कितना प्यारा सा फैक्ट है। सी राजगोपालाचारी जी का हम एक्चुअली आप लोग ये जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कह सकते हैं, या पहले और अंतिम कुल बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, सी राजगोपालाचारी जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और सब के सब फैक्ट पेपर में आते हैं, ठीक है। रेडी रहो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो, सी राजगोपालाचारी आज भैया, तो पहले तो आप दिमाग में रखो, जब गांधी जी ने आपका स्टार्ट किया नमक सत्याग्रह, ठीक है, जब आपका नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया, साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया, तो उस समय इन्होंने ठीक है, आपका वेदारण्यम में, ठीक है, नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का, क्योंकि गांधी जी को इनिशियली गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्षेत्रीय लेवल पे कहीं सरोजिनी नायडू ने, कहीं सी राजगोपालाचारी ने क्या किया, इस नमक सत्याग्रह को कंटिन्यू किया, यानी ताकि ये पैन इंडिया बन सके, सत्याग्रह को शुरू किया। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेदारण्यम नमक सत्याग्रह था, ठीक है, ये घटना कब की है, 1913 की घटना है, 1930 की घटना है, ठीक है। ये तमिलनाडु में हुआ था, कहां पे, तमिलनाडु में। और इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था, इसको नेतृत्व प्रदान किया था आपके सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने। एक फैक्ट तैयार हो गया, सी राजगोपालाचारी ने। अच्छा, सी राजगोपालाचारी जी के बारे में एक बहुत प्यारा सा फैक्ट आप लोग पेपर में जरूर देखते होंगे, कितनी बार जो क्रोनोलॉजी अरेंज करने में देता है वो है CR फॉर्मूला, ध्यान देना, CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला कब आया मेरे प्यारे भाई, तो 1944 में आपका 1944 में आपका CR फॉर्मूला आता है। CR फॉर्मूला सिंपल सी बात क्या थी कि भाई एक समय ऐसा गया, ये 1944 का ड्यूरेशन याद करो, कि मुस्लिम लीग क्या करिए कि हमको मुसलमानों के लिए क्या है, एक अलग देश चाहिए, मुसलमानों के लिए चाहिए एक अलग देश चाहिए, ठीक है। और लेकिन वहीं क्या है, अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चूंकि गरम दल और नरम दल सबका मिलन उलन हो चुका है, ठीक है, सब चीज अच्छा चला इंडियन नेशनल कांग्रेस में, गांधी जी बेसिकली नेतृत्व प्रदान कर दिए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इनके बीच में क्या है,
एक राजनीतिक गतिरोध है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में क्या है, एक राजनीतिक गतिरोध है कि भाई देश के विभाजन, विशेषकर क्यों, किस बात पे, विभाजन के मुद्दे पे, विभाजन के मुद्दे पे, विभाजन मुद्दे पे, ठीक है। इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए, इसी गतिरोध को दूर करने के लिए, ठीक है, CR फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी जी ने दिया था। CR, इनको राजा जी भी कहते थे, ठीक है, इन्होंने दिया था 1944 में। और बेसिकली इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे जनमत संग्रह का इन्होंने सुझाव दिया था, जनमत संग्रह का इसमें सुझाव दिया था। आते हम लोग अगली जगहों पे फोकस करते हैं, अगली जगहों पे फोकस करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। आपको जब 1937 का, मेरे प्यारे भाई, जब 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जब प्रोविंशियल इलेक्शन यानी जो प्रांतीय चुनाव होता है, इंग्लिश कर लो तो माफ करना, प्रोविंशियल इलेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी जो प्रांतीय चुनाव स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है बेसिकली, ये ध्यान देना, ये आपको चुनाव के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के CM दिखाई पड़ेंगे, मद्रास प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बेसिकली तमिलनाडु के बेल्ट में एक्टिव थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के ये CM, उन्होंने हिंदी के लिए भी काम किया है, प्रेसिडेंसी के CM बनेंगे, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग कुछ और बातों को ध्यान से देखते चलें, कुछ और बातों को ध्यान से देखते चलें। तो हमको भाई एक तो फैक्ट क्वेश्चन में ही लिखा है कि देश के आज़ादी के बाद, देश के आज़ादी के बाद, विशेषकर भाई आज़ादी के तुरंत बाद कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो हमको पता है कि भाई कि लॉर्ड माउंटबेटन था, एक्सपीरियंस था, तो हमने लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया। और बेटन ने काम भी किया हमारे लिए, ठीक है, अच्छा काम किया, काफी साथ दिया बेटन ने, क्योंकि एक्सपीरियंस था। और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम क्या है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जून 1948 में क्या होता है, हम लगभग 1 साल के अंदर ही क्या करते हैं, जून 1948 में हम लोग क्या करते हैं, सी राजगोपालाचारी को हम लोग क्या करेंगे, गवर्नर जनरल बना देंगे, राजगोपालाचारी को। ये सब चीज नोट डाउन करना मेरे भाई, सी राजगोपालाचारी को हम क्या करेंगे, आपको गवर्नर जनरल बना देंगे। आगे देखिए सी राजगोपालाचारी की भूमिका को देखते हुए क्या होता है, 1954 में, मेरे भाई ध्यान देना, 1944 में हम लोग क्या करेंगे, इनको भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। ध्यान देना, क्या देंगे, भारत रत्न से भी सम्मानित करते हैं, ध्यान देना। अच्छा, इनका भारत रत्न क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान देना, क्योंकि इनका भारत रत्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पहला भारत रत्न दिया गया था, जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो एक तो, ठीक है, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद ध्यान देना, ये आपके CV मेनन जी को दिया गया था, सॉरी CV रमन जी को दिया गया था, ठीक है, CV रमन जी को दिया गया था। और इसके अलावा जो तीसरे पर्सनालिटी थे जिनको दिया गया था वो कौन थे, वो आपके सी राजगोपालाचारी जी थे, सी राजगोपालाचारी थे, गोपालाचारी जी थे, ठीक है। फर्स्ट जो पहला भारत रत्न दिया गया, जो पहला भारत रत्न दिया गया, ठीक है, ये फैक्ट भी आपके दिमाग में आ गया, ये फैक्ट भी दिमाग में आ गया, ठीक है। उसके बाद से सिंपल सी बात है, जब पटेल जी का निधन होता है तो ये गृह मंत्री भी बनते हैं, जानना, पटेल जी का जब निधन होगा तो क्या बनेंगे, ये होम मिनिस्टर भी बनते हैं। तो इतना सारे फैक्ट्स को मैंने आपको बता दिया, अब समझो, अब सोचो इतनी, अब समझ रहे हो मेरी बात, हमने हिस्ट्री, अब हमको क्या होगा, मैं जब करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक बार जब सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा तो आपको करेंट अफेयर मतलब क्लैश कोर्स में तो बस बता दूंगा इतनी बात कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन की इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। अब वहां पे करेंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से ट्रेडिशनल रिवीजन करा दिया। जब सविज्म पढ़ाऊंगा तो खैर सविज्म मैंने बता दिया था, तो वहां पे मरकरी वाला कॉन्सेप्ट अपडेटेड पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग आए इसके बाद से इनके बारे में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। कह रहा है कि यहाँ पे एक लोकेशन दिया है कर्नाटक के कारवार में, आप ये दिमाग में अपने फैक्ट्स रख सकते हो, कर्नाटक के कारवार में। कह रहा है कि रिसेंट में दिसंबर 2025 की घटना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ढूंढ के निकालता हूं, आप दिमाग में रखना। कर्नाटक के कारवार में बता रहा है, कह रहा है कि एक पनडुब्बी में क्या होती है, एक पनडुब्बी में सफर करती है। एक फैक्ट मैंने आपको बताया था जेट को लेके, ठीक है, और अब बता रहा हूं आपको पनडुब्बी को लेके। उसमें भी कलाम सर की बात ही दूसरी थी और यहां भी कलाम सर की बात दूसरी है। कह रहे किस पनडुब्बी पर सवार होकर इन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा की, एक सबमरीन पर इन्होंने सवार हुई करवार में,
और इन्होंने एक यात्रा की, द्रौपदी मुर्मू जी ने, हिस्टोरिक हम लोग कह सकते हैं, इन्होंने यात्रा की। अब कह रहे हैं कि इस यात्रा के साथ डॉक्टर कलाम सर के बाद, ठीक है, ऐसी पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली क्या हुई है, दूसरी राष्ट्रपति बन गई डॉक्टर कलाम सर के बाद। अब देखो वो पनडुब्बी कौन सी है जिस पनडुब्बी में उन्होंने सफर किया, तो आंसर है INS वाघसेन, आंसर है INS वाघसेन। याद है, ये फैक्ट याद था, ये फैक्ट याद था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वाघ, ठीक है, ऊपर वागीर लिखा भी था, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, टाइगर रिजर्व्स को और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको जोड़ने के लिए देश के पहले राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर की स्थापना की। यानी राज्य स्तरीय किसी स्टेट का पहला प्रयास जिसने टाइगर कॉरिडोर बनाया, तो उसका नाम बताने के लिए पूछ रहे हैं, उसका नाम बताने के लिए आपसे पेपर में क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो MP, पहली बात तो इसका आंसर आप याद करो, इसका आंसर है MP, ठीक है, इसका आंसर है MP, इसका आंसर MP है। मैंने देखो कल भी आपको, मुझे याद है कि मैंने टाइगर रिजर्व पे कोई तो क्वेश्चन कराया था, ये था वन जीवी दीदी योजना, वन जीवी दीदी योजना के बारे में, ठीक है, वन जीवी दीदी योजना था, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वन जीवी दीदी योजना में ये था कि पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व में बोला गया था कि ठीक है कि इस टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ का आप लोग बताओगे क्या झारखंड का है या नहीं, बताओ। कह रहे कि इस टाइगर रिजर्व में ग्रामीण महिलाओं को वन एवं वन जीवों के संरक्षण हेतु सशक्त बनाने के लिए इस पहल को स्टार्ट किया गया, ठीक है, इस पहल को स्टार्ट किया था। हमको कुछ महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व थे ना, उनको दिमाग में याद करना चाहिए, अक्सर पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देना। बट मैं क्या चाह रहा हूं वो कि कुछ होमवर्क दूं और कुछ, क्योंकि भाई यहां भी टाइगर रिजर्व है, यहां भी टाइगर रिजर्व है और नीचे भी टाइगर रिजर्व बताना है, तो दोनों में दो अलग चीज बताता हूं, ठीक है। 26 मिनट क्लास होगी, 5 मिनट जितना बता पाऊंगा बता दूंगा, ठीक है ना। चलो देखिए, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व आपका है नामदफा टाइगर रिजर्व, ध्यान देना, एक टाइगर रिजर्व आपका नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व आपका कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और कहा जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपका एक पक्के टाइगर रिजर्व भी है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है, जिसको हम लोग कहते हैं PAKKE, हम लोग कह सकते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे है, वाल्मीकि नाम से ही पता चला है बिहार में होगा, और बिहार का क्या है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है। तो हमने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देख लिया। इसी तरह के पलामू पे तो क्वेश्चन नहीं है, तो पलामू को छोड़ो आप लोग, ठीक है, पलामू को छोड़ो। हम इसी तरीके से क्या दे सकते हैं, एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व को दे सकते हैं, इंद्रावती या अचानक मार, अचानक मार टाइगर रिजर्व दे सकते हैं। तो इंद्रावती या अचानक मार टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो ये इंद्रावती क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्रावती रिवर के किनारे स्थित है। क्यों, क्योंकि इंद्रावती रिवर यहां से होकर बहती है, इसलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहते हैं। अब देखो ये कहां है, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहां मेरे भाई, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब ये सारे क्वेश्चन आप जाके देख लेना, पेपर में बन के क्वेश्चन आया है। केरल का एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पेरियार, देखना केरल का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेरियार, और पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन बन के आया है। पेरियार बेसिकली आपका क्या है, हाथियों के लिए, पेरियार हाथी के लिए और ये एलिफेंट और टाइगर दोनों के लिए फेमस है, एलिफेंट एंड टाइगर। मैंने आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट बता चुका हूं, मैं प्रोजेक्ट टाइगर बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो भाई इतना अच्छी तरीके से करेंगे की क्लास, ठीक है, आप लोग कर रहे हो कि अगर रिवीजन कर लिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसके वास्ते ध्यान देना आपको, नागार्जुन सागर एक है आपका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ध्यान देना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश है। और एरिया के मकसद से देखिए, अगर हम लोग एरिया के मकसद से, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो मैंने आपको लगभग 4-5 टाइगर रिजर्व बता दिया। एक तो नामदफा बताया, पक्की बता दिया, वाल्मीकि बता दिया, इंद्रावती बता दिया,
पेरियार बता दिया, नागार्जुन बता दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व तो आप लोग तैयारी कर लेना। अब जो रिसेंट के टाइगर्स जुड़े हैं ना, जो रिसेंट के में टाइगर रिजर्व जुड़े हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने क्या है कि गूगल से निकाल ली है, ठीक है। क्योंकि वो लिस्ट कितनी बार वो क्रम भी अरेंज करने के लिए आपको दे सकता है, तो मैं चाहूंगा मेरे भाई मैं आपको एक बार वो क्रम भी तैयारी करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं है कि किस नेचर का आ जाए, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपसे क्वेश्चंस डील ना हो, ठीक है। तो ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, पहले टाइगर रिजर्व के बारे में, रिसेंट में जो टाइगर रिजर्व जुड़े हैं, ठीक है, रिसेंट में, यानी बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कहता हूं 2022 से लेके जो आगे आपके 2025 तक टाइगर रिजर्व जुड़े हैं, उनका एक क्रम दे देता हूं आपको, ध्यान देना, 2022 से 2025। तो देखो 2022 में उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व जुड़ा था, उसका नाम था रानीपुर, ध्यान देना, रानीपुर। उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व जुड़ा था, वो है रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व था, ठीक है। टाइगर रिजर्व ये कहां पे था, ये यूपी का टाइगर रिजर्व था। ये कहां का था, यूपी का। अब ये सेपरेटली ऐसा तो यूपी में कहां है, आप चाहो तो रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आप बता सकते हो। ये 54 नंबर का टाइगर रिजर्व था, ये 54 नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व था। अगर हम लोग भारत के 55 नंबर टाइगर रिजर्व को देखें, 55 नंबर के टाइगर रिजर्व को देखें, ठीक है। अच्छा, 2022 में रामगढ़ विषधारी भी जुड़ा था, तो मतलब इसी के साथ रामगढ़ विषधारी भी जुड़ा था 2022 में, वो 53वां टाइगर रिजर्व था। आप चाहो तो 53 रामगढ़ विषधारी था, आप लिख सकते हो, ठीक है। 53 यहां लिख दो, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़, ठीक है, विषधारी, रामगढ़ विषधारी कहां पे, राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का था, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी 2022 में ही ऐड हुआ था, 2022 में ही ऐड हुआ था। लिख भी लो, कोई ठीक नहीं है। मान लो ऐसे दे दे कि यूपी का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और रिसेंट में जुड़ा हुआ यूपी का टाइगर रिजर्व है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है भाई, मैं कंफर्म कुछ भी के लिए होना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, आपका मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व था, उसका नाम था वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती, दुर्गावती, ठीक है। ये ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। हम लोग यहाँ पे मान लो ये कहाँ पे है, ये आपकी एमपी का टाइगर रिजर्व है, ये आपका एमपी का टाइगर रिजर्व है, ये 2023 में आपका ऐड हुआ था। इसके बाद हम लोग अगर 56 नंबर टाइगर रिजर्व को देखें, 56वें नंबर का था, तो आपका क्या था, वो भी एक राजस्थान का ही टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का ही टाइगर रिजर्व है। ये आपका है धौलपुर, करौली, ठीक है। ये आपका, ये भी आपका क्या है, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। 57वां जो टाइगर रिजर्व आपका हमारे लिस्ट में ऐड हुआ था, ठीक है, 57वां जो है गुरु घासीदास, गुरु, थोड़ा सा ऊपर सुनना पड़ेगा कि बड़ा नाम है, ठीक है। 57वां हम लोग लिख दें, ठीक है, गुरु घासीदास, तामोर, पिंगला, ठीक है, या सिंपल से गुरु घासीदास दिमाग रखना। ये आपका हो गया कहाँ, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हो गया। हम लोग अगर 58 नंबर टाइगर रिजर्व को दिमाग में रखें, तो वो हो गया रातापानी, रातापानी हो गया। ये कहाँ हो गया, ये भी आपके एमपी का टाइगर रिजर्व हो गया, एमपी का, ध्यान रखना। और अभी 59 हम लोग दिमाग में रखेंगे, 59, ठीक है, 59 भी दिमाग में रखेंगे, ये भी आपका एमपी का है, माधव, माधव। जहां तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन है, ये 59 टाइगर रिजर्व अब तक आपके पास है, ठीक है, जहां तक मैं जान रहा हूं। हालांकि मुझे लग रहा है कि सही है, 59 ही है, ठीक है, 59 ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 59 ही अपने पास टाइगर रिजर्व है, तो परेशान नहीं रहना, 59 ही है। हाँ, पेपर में आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस देश के पास है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस देश का, सॉरी, किस राज्य के पास है, तो देखो यार, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व के मामले में मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व है। इसी के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि टाइगर कॉरिडोर बनाया है। तो हम लोग सोच भी सकते हैं, जिसके पास सर्वाधिक टाइगर रिजर्व होगा वही बनाएगा, ठीक है, ठीक, जानना। यहाँ पे बहुत से ऐसे टाइगर रिजर्व है, ये जानना, कुल 9 टाइगर रिजर्व यहाँ पर, कान्हा है, पेंच है, ऐसे बहुत, पन्ना है, हम लोग माधव भी रिसेंट हुआ, राधापानी भी रिसेंट हुआ,
वीरांगना दुर्गावती हमने रिसेंट में देखा, 3 तो हमने अभी इनका रिसेंट में ही देख लिया, ठीक है। इसके से हम लोग और भी इंपॉर्टेंट इनका जानना चाहें तो यहाँ पे कान्हा करके यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पेंच करके एक टाइगर रिजर्व है, जानना पेंच करके एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पन्ना करके एक टाइगर रिजर्व है, कान्हा पेंच पन्ना, ठीक है। बांधवगढ़ भी यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, जानना यहाँ का टाइगर रिजर्व है बांधव, ठीक है, गढ़ करके एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। संजय धुबरी है यहाँ पे ध्यान देना आपका संजय, ठीक है, धुबरी है, ठीक है, संजय धुबरी है। ये सब यहाँ पे मौजूद क्या है, ठीक है, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है, ये फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं, क्या आप दिमाग ना, सतपुड़ा हो गया, ये सब क्या है यहाँ के फेमस टाइगर रिजर्व हैं। और ये पेपर में कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो हम लोग इस चीज के लिए रेडी भी रह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन बन के आ सकता है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया एक टाइगर रिजर्व अभी रानीपुर, उत्तर प्रदेश का मैंने, यूपी का यहाँ पे चाहो तो भाई लिख भी लो, यूपी का तो अभी मैंने करंट अफेयर में आपको रानीपुर बताया ही, शुरू ही मैंने यहीं से किया था। यहाँ पे रानीपुर देखिए 54 नंबर टाइगर रिजर्व आपका रानीपुर था। बट अगर हम लोग यूपी की और जो बची हुई 3 है अगर उसको जाने की कोशिश करें तो एक तो भाई आपका दुधवा ही हो गया, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया। दुधवा के बाद से अगर हम लोग देखें एक तो आपका पीलीभीत हो गया, ठीक है, पीलीभीत हो गया, ठीक है, पीलीभीत हो गया, पीलीभीत है यहाँ पे, अमनगढ़ है यहाँ पे, ठीक है, अमनगढ़ है यहाँ पे, अमनगढ़ है यहाँ पे। और एक मैंने अभी आपको रिसेंट का बताया ही सबसे अपडेटेड वो है रानीपुर, वो है रानीपुर। अब हमको बहुत ज़्यादा परेशान होना है, मैंने आपसे 5 मिनट बोला था, 11 मिनट लगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है आपके रामसर साइट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो रामसर साइट्स के ऊपर फैक्ट है, तो हम थोड़ा सा उन फैक्ट्स को ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आपका अच्छा देखो, कोपरा जलाशय के बारे में जो आपके मैगजीन में क्वेश्चन लिखा था मेरे भाई ना, वो आपका लिखा था कि 95th जलाशय, मेरी बात सुना, मैगजीन में ये 95th लिखा था, लेकिन जब मैंने गूगल किया ना तो ये 96 निकला। मेरी बात जो कहना है खुलिया, आप घटना समय पढ़ोगे तो ये 95th लिखा था, ठीक है, वन लाइनर में आप जाके पढ़ सकते हो। और गूगल में 96 दिख रहा था, मैंने 2-3 कोचिंगों के साइट्स पे देखा, ठीक है। तो अभी मैं इसको अपडेट करा के देखो, मैंने इसके इंग्लिश में पहले मैंने 95 मैंने भी दे दिया था, बाद में मैंने इसको चेंज करके 96 कर दिया, तो एक जगह इंग्लिश में नहीं चेंज कर पाया, इसके लिए वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको निर्णय देना है, हालांकि मैंने गूगल पे 96 देखा है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। देखो 96 जो आपका रामसर साइट्स बना वो आपका बना क्या, कोपरा जलाशय। वो क्या मेरा बना मेरे भाई, कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट्स है, तो ठीक है, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलिए। तो मैंने क्या बोला कि कोपरा जलाशय क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट्स है। हमको पता है यार कि हम लोग रामसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कि तो 2 फेब को हम लोग रामसर डे सेलिब्रेट करते हैं, कब, 2 फरवरी को। आप मुझे बताओगे क्या कि 2026 का जो रामसर डे था, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या, ठीक है, इसकी थीम क्या थी बताओगे क्या, आप ये बता दो। हम देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं मेरे भाई, 96 तो मैंने आपको करा दिया। हम होता है कि भाई अभी रिसेंट में जो जयप्रकाश नारायण यानी जो बलिया का सुरहा ताल था वो भी एक रामसर साइट्स के तौर पे शामिल किया गया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, मोदी जी ने इसको ट्वीट किया है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोदी जी ने इसको ट्वीट किया है, ठीक है। सुरहा ताल इसका फेमस नाम है। मैंने आपको जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पहला जो क्लास लिया ना, ये लिया मैंने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में डिटेल बताया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 100वां रामसर साइट्स है, ये आपका 100वां। अभी 101 तो हमने क्रॉस कर लिया। और अरुणाचल प्रदेश का एक लोकेशन ग्लाव, एक ग्लाव झील है, ठीक है, ग्लाव GLAW ग्लाव लेक है। और ये क्या है भारत का, यहाँ पे लिख देता हूं अरुणाचल, ये भारत का क्या है 101वां रामसर स्थल है, 101वां रामसर स्थल है, ठीक है। अगर हम लोग 99वां देखें रामसर स्थल, 99वां, तो 99वां ऊपर लिख देता हूं ना, ठीक है, 99वां रामसर स्थल देखें तो वो है आपका सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान देना, सेखा झील आपका हो गया बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। सेखा झील कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। हम अगर इसके बाद से 98 नंबर पे देखें एक और, ठीक है,
99, हाँ 98 देखिए। तो छारी डांडा, ठीक है, छारी आपका धंड, ठीक है, छारी धंड आपका एक है, ठीक है। छारी धंड जो आपका हम लोग कह सकते हैं कि जो रामसर साइट है, छारी धंड जो आपका रामसर साइट है, ये आपका स्थित है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे है, गुजरात में ही स्थित है। तो यानी गुजरात में क्या हुआ, 2026 में आपका छारी धंड भी और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया ना, सेखा झील आपका, ठीक है, सेखा झील आपका यूपी में है। सेखा झील आपका क्या है, सेखा झील आपका बर्ड सेंचुरी यूपी में है, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है। ये एक एरर हो गया था, माफ करिएगा, सेखा झील अलीगढ़ में, ठीक है, माफ करिएगा ये, ठीक है। छारी डंड आपका गुजरात में हो गया, वही कह रहा हूँ, ठीक है। छारी डंड आपका क्या हो गया, गुजरात में हो गया, ठीक है। और जो आपका सेखा झील के पहले ही ना आपका मतलब एक यूपी का एक और था, एटा का पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। ये भी क्या है, ये भी आपका एटा में है, ये एटा में है। और इसको क्या बना गया, ये आपका रामसर साइट्स बन गया, ये आपका रामसर साइट्स बन गया। मैंने आपको 2026 का क्या थीम था रामसर स्थल का, वो मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है कि मैं 2026 की आपकी रामसर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 2026 के रामसर डे की क्या थीम थी, ये मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया है। बट मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उसका कमेंट नहीं करेंगे, तो इसको भी मैं बता ही ले जाता हूँ, ठीक है। वो था आपका वेटलैंड, समझना, वेटलैंड को कल्चर से, ट्रेडिशनल नॉलेज से आपको जोड़ रहा है। तो वेटलैंड्स, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, सेलिब्रेटिंग, ठीक है, जानना, ठीक है, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज। ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने अभी इसको मैंने आपको दिखा दिया, पहले ये मेरे ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये इन फैक्ट्स को देख लिया, ठीक है, इन फैक्ट्स को देख लिया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है, क्योंकि नेक्स्ट फैक्ट में हमारे पास ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन का टाइम नहीं है, 40 मिनट की ऊपर क्लास चली गई, ठीक है। तो मैंने कोपरा जलाशय तक का ये सारा फैक्ट्स बता दिया, ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा ऊपर तक का खत्म हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको रामसर साइट्स बता दी, रामसर स्थल बता दिया, ठीक है। रिसेंट के रामसर स्थल, एक मेरे से गलती हो गया था, सेखा झील मैंने गुजरात बोल दिया था, बट ठीक है, मैंने अभी जस्ट नोट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बार, क्योंकि नेक्स्ट वाला जब गुजरात है ना, तो वहीं से एक बार दिमाग में चला गया था कि लगता कुछ तो गलती हो गया, ठीक है। ठीक है, छारी धंड जो है जब गुजरात था, वहीं से एक बार दिमाग में गया था, ठीक है। तो हमने रिसेंट के 3 यूपी का देखा, एक तो सेखा झील तो हमने देख दिया, सेखा झील हमने देख लिया, ठीक है। आपका सेखा झील के पहले कौन बना था, सुरहाताल बना था, ठीक है। और उसके पहले क्या था, पटना आपका बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, एटा में है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आपका कहाँ हो गया, आपका बलिया में हो गया, जयप्रकाश नारायण सुरहाताल बलिया में हो गया। और आपका ये सेखा झील कहाँ गया, सेखा झील आपका अलीगढ़ में होगा, सेखा झील कहाँ हो गया मेरे भाई, अलीगढ़ में हो गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स मेरे भाई हमने देख लिया, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का फैक्ट जो है वो थोड़ा सा स्किप करेंगे, हम इसको क्या करेंगे कल की क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा खींचने, क्योंकि आज ही की क्लास 50 मिनट के ऊपर चली जाएगी, 43 मिनट हो गया। क्वेश्चन है कि पेरिस स्थित जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, पेरिस स्थित जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वहां पे हाल ही में नवंबर 2025 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा। ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, यूपी पीसी उनके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैं जो कराऊंगा उसके बाहर जाएगा भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक तो मैं क्या करूंगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा तो वहां बता भी दूंगा वहां इस चीज को, ठीक है। देना नेक्स्ट क्या है जो आपका इंपॉर्टेंट बात देना, कह रहे भारत ने किस देश में स्थित जो अपना आईनी एयरबेस था, कह रहा है भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस में अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा दी, ठीक है। यानी आईनी एयरबेस से भारत क्या कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस थी उसको समाप्त करने की घोषणा कर रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है ताजिकिस्तान, उस देश का नाम क्या है मेरे भाई, ताजिकिस्तान, ठीक है। क्या बताओ ताजिकिस्तान की, क्या बताओ कि कैपिटल दुशांबे है या कुछ और है, ठीक है।
चलो बताओ, कैपिटल, कैपिटल दुसांबे है, यस नो, हैशटैग कमेंट, क्योंकि आज तो मैंने सब बता दिया, कमेंट। ये जानना, अब देखो इतने बड़े बड़े थीम को आपको कैसे याद करना है। आपको समझना है भाई कि रामसर डे जो है, ठीक है, हमको था कि एक रामसर लोकेशन ईरान का, ठीक है, उसके बेस में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं डेट से तो 1971 से साथ हमने रामसर स्थल, रामसर डे मतलब सेलिब्रेट किया था 1971 में, मतलब हम लोग इसको मनाए थे, ठीक है। वहाँ पे एक लोकेशन पे इनको संरक्षण को लेकर मीटिंग हुई थी, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद हमने डिसाइड किया 2 फरवरी को हम लोग क्या करेंगे, रामसर डे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ईयर 1971 था, ये मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं सही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चरल हेरिटेज, ये दिमाग में रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। यूपी का इस बार रामसर साइट्स में आने का इसलिए चांस है क्योंकि 3 रामसर साइट्स जुड़ गया, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आगे कोई भी रामसर साइट्स आएगा तो मैं उसमें स्टेट वाइज अरेंज करवा दूंगा, 3-4 स्टेट का क्रम अरेंज करवा दूंगा कि इनके पास सर्वाधिक है। मुझे लगता है सर्वाधिक तमिलनाडु के पास, दूसरे पे यूपी है। खैर ये फैक्ट अभी याद मत करना, जो तमिलनाडु यूपी मैंने जस्ट बोला है, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैं जो बोल दूंगा पता चले आगे और आप गलत टिक मार दो। तो अब जब अभी मुझे अभी और भी रामसर, जैसे अभी तो मैंने आपको क्रम करा दिया ना, एक आपको ये जब आया है कोपरा जरा से तो मैंने ये सब करवाया है। अभी आगे एक बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका, ठीक है, सेका झील के बारे में या इन सब के बारे में आएगा, यूपी स्पेशल कराऊंगा तो आएगा करेंट अफेयर, ठीक है। तो मैं उसमें क्रम करा दूंगा, मेरी बात समझ गए ना। अभी परेशान मत रहना, अभी आपका जब यूपी स्पेशल करंट अफेयर मुझे 2-3 दिन लगेगा कराने में, 3-4 दिन, 30-40 क्वेश्चन तो बनवाऊंगा आपको, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा तो 3 दिन यूपी करंट में लगेगा। तो मैं वहां पे इसको शामिल कर लूंगा, उसमें मैं जो रामसर साइट्स नहीं बताऊंगा, फिर उसमें मैं यूपी के 10 जो इसके पहले के 10 रामसर साइट्स हैं उनको बताऊंगा, प्लस उनका लोकेशन बताऊंगा, प्लस 3-4 राज्यों का क्रम अरेंज करूंगा, टॉप 3 के, टॉप 4 के, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट को आओ, कह रहा है कि भाई आयुर्वेद डे, आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या 2025 से हमने निर्णय लिया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने किस वर्ष से ये निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, आयुर्वेद दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। इसका आंसर आपका है 23 सितंबर। आंसर क्या है, 23 सितंबर। तो हम 23 सितंबर को क्या करने वाले हैं, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने वाले हैं, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। और ये हमने 2025 में पहली बार निर्णय लिया, ठीक है, 2025 में पहली बार निर्णय लिया, ठीक है, ध्यान देना। 89 नंबर क्वेश्चन है आपको। अब यहाँ पे हमारा एक और भी टॉपिक एनसीबीसी भी छूट जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग छूट जा रहा है, ये मैं कल कराऊंगा। अब 1-2 टॉपिक्स ऐसा होगा जिसमें केवल करेंट का ही क्वेश्चन है, पर्सनल नॉलेज में ना रहे, ठीक है। तो ये जो 1-2 टॉपिक छूट गया है ताकि उसमें हम इनको करा सके, ठीक है ना, ध्यान देना। एनसीबीसी आप अपनी तरफ से पढ़ देना, ठीक है, कि कब इसका गठन हुआ, कब इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, ये सब चीजें देख लेना, ठीक है। पहला अध्यक्ष कौन था, ये सब देख लेना, बेसिक फैक्ट्स कुछ। साध्वी निरंजना ज्योति को बनाया गया, किसको बनाया गया, साध्वी निरंजना ज्योति को। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सीधा कॉपी पेस्ट हो सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कह रहा है कि भारतीय सेना ने डिजिटल कनेक्टिविटी और युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2026 को आधिकारिक रूप से किस थीम बेस्ड मनाने का डिसीजन लिया है, किस थीम बेस्ड मनाने का डिसीजन लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि ठीक है, चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका था, ठीक है, ये थीम था, आपको बी नंबर ऑप्शन था, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड, ठीक है, डाटा सेंट्रिसिटी, यानी डाटा केंद्रितता का वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया। 50 मिनट की हमारी क्लास होगी, ठीक है, और यहां से हमारी क्लास खत्म भी होती है। आपका निर्णय रहेगा, क्लास कैसी लगी भाई बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ये कमेंट करके बता दो, बाकी शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद।